तो चलो फटाफट से सॉल्यूशन चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन एंड सॉल्यूशन चैप्टर। तो देखिए वन शॉट में खत्म करना है। ओ माय गॉड व्हाट अ जिफ, एक ही शॉट में खत्म करना है, ऐसे करके खत्म कराऊंगा मैं। ओ माय गॉड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओ माय गॉड, दिनचक पूजा की याद आ गई। उसके गाने सुन के ऐसे ही लपाड़ मारने का मन करता था, नहीं? सो दिनचक पूजा की याद आ गई। एक ही शॉट में, विद इन वन शॉट वी विल फिनिश इट अप। एक ही शॉट में तुम्हें मैं खत्म करवा दूंगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन की सबसे पहले टर्म्स पढ़ेंगे। सॉल्यूशन, देखो आप थोड़ा सा सोचो कि सॉल्यूशन किससे बनता है। वो बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है, सॉल्वेंट जिसमें सोल्यूट आगे घुलता है, सोल्यूट जो सॉल्वेंट में जाके घुलता है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सोल्यूट किसे कहते हैं? जिसकी क्वांटिटी कम होती है। बेसिकली जो सोल्यूट अगर सॉल्वेंट में जाता है तो वो अपनी फेज खो देता है। आप एग्जांपल लो, जैसे कि पानी लिया और चीनी ली, तो चीनी को पानी में घोलना, so चीनी इज लाइक सोल्यूट एंड पानी इज लाइक सॉल्वेंट एंड वाटर इज ऑलवेज लाइक अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जब आप चीनी को पानी में घोलते हैं ना, सो व्हेन यू घोला चीनी पानी नहीं, सो इतनी अंग्रेजी आती है, कितनी ब्यूटीफुल है, व्हेन यू घोला चीनी पानी। सो आपको क्या पता लगा वहां से ना, अगर आप देखोगे चीनी तो सॉलिड थी, पानी सॉल्वेंट, पानी लिक्विड था। तो चीनी ने अपना फेस खो दिया, उसकी सॉलिड फेस थी। घुलने के बाद चीनी दिखती है नहीं। तो सोल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, सोल्यूट वो होता है जो अपनी फेस खो देता है, सॉल्वेंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, सॉल्वेंट वो होता है जो सोल्यूट को अपने अंदर घोलता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो अपनी फेस को रिटेन करता है सॉल्यूशन के अंदर। तो जब आप मीठा पानी बनाओगे तो आपने पानी लिया था विच इज अ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन भी कैसा होता है? सॉल्वेंट के जैसा। समझ में आ गया? तो सॉल्यूशन की फेज एक्चुअली किस पे डिपेंड करती है? सॉल्वेंट के ऊपर, कि सॉल्वेंट कैसा है। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता लग गया कि सॉल्वेंट मेजर होता है और सॉल्यूट माइनर होता है, और ये अपनी फेज को खो देता है, तब जाके सॉल्यूशन बनता है ना? और जनरली आपको एक और बात बताता हूं, सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, और सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, बट हमें इस चैप्टर में किसकी बात करनी है? लिक्विड सॉल्यूशन की बात करनी है। बाय द वे सबको ये पता होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे आपने कोई गैस ले ली, O2 गैस N2 गैस में मिक्स है, जैसे कि एयर। एयर जो आपके आजू बाजू जो हवा है वो गैसियस सॉल्यूशन है। तो बहुत सारी गैसेस है ना? उसमें एक O2 गैस भी है जो कि नाइट्रोजन के अंदर मिक्स है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और O2 की क्वांटिटी बहुत कम है। तो अपन कह सकते हैं कि O2 यहां सोल्यूट है और सॉल्वेंट यहां पर कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, अब आ जाओ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। लिक्विड सॉल्यूशन, अच्छा और कुछ भी यहां पर नीचे दिया हुआ है। सो वाटर इन एयर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, फॉग बोलते हैं ना जिसको, है ना? I2 in vapor, that is also a kind of gaseous solution. तो एग्जांपल है आयोडीन इन वेपर, या फिर कैम्फर, आपने सुना है कैम्फर, कपूर। ठीक है, वो एयर में, वो भी एक तरह का गैसियस सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, सो ऑक्सीजन इन वाटर इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? यस। या फिर अल्कोहल इन वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन की फेज किस पे डिपेंड करती है? एक्चुअली वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट के ऊपर, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। इज दिस क्लियर? यस मेरे प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ गया? यस। और फाइनली सॉल्ट इन वाटर, दैट इज ऑल्सो लिक्विड सॉल्यूशन। व्हाई? क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट जैसा होगा, सॉल्यूशन वैसा ही होगा। ठीक है, अब आते हैं सॉलिड सोल पे। जैसे कि आपने हाइड्रोजन गैस को आपने क्या किया? एड्सॉर्ब करवाया निकेल और पैलेडियम पे, तो दैट इज अ सॉलिड सोल या सॉलिड सॉल्यूशन। CuSO4.6H2O, दैट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि वाटर जो है बेसिकली सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाता है। कॉपर इन गोल्ड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सॉलिड सॉल्यूशन। हमने सारे फेज ले लिए, सोल्यूट की गैस फेज भी ले ली, उसकी लिक्विड फेज भी ले ली, और उसकी सॉलिड फेज भी ले ली। और यहां पर सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट सारे के सारे सॉलिड ही थे, इसलिए आपका सॉल्यूशन का फेज क्या है? सॉलिड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्यूशन की फेज किस पे डिपेंड करती है, तो वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। गेटिंग माय पॉइंट? सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। चलो अब हम आते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ। सबसे पहले तो सवाल ये कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती क्या है, लेकिन उससे पहले ये छोटी छोटी चीजें किस किस को क्लियर होगी, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। किस किस को लगता है कि यस आई गॉट इट? फटाफट से लिख के बताओ। हर्षी, हर्षी क्या कह रही है? हेलो अंकुश सर, हेलो बेटा, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। सबको समझ में आ गया? शुरू वाली सारी चीजें क्लियर है? क्योंकि हम लोग बेसिक, आपको क्लियर, क्लैरिटी होनी चाहिए, बेसिक की क्लैरिटी होनी चाहिए,
है ना। जिसको समझ में नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों एक बार दोबारा से देख लेना, दैट्स वेरी इजी। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती क्या है। तो अगर आप मान लो आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं और बोला कि जाओ बेटा मेहमानों के लिए चाय बनाओ, तो लड़कियां तो जाएंगी, लड़के तो चाय नहीं बनाएंगे। लड़के एक नंबर के उल्लू के पाठे नहीं होते, नहीं लड़कों में इतनी भी अच्छी बात नहीं है, नहीं। सो कल को बोले कि जाओ बेटा चाय बनाओ, लड़का हो या लड़की, मेहमानों के लिए चाय तो तुम बनाओगे, कल को आपकी मम्मी नहीं है घर पे तो। सो आप मान लो कि आपने बहुत अच्छी चाय बनाई, ठीक है। सो उसको पी के मेहमानों को एकदम वो हो गया नशा, ऐसे करके वाह ऐसा वाला। सो फाइनली मेहमान आपसे क्या पूछेंगे, कभी सोचा है आप लोगों ने? मेहमान आपसे ये पूछेंगे कि बेटा चाय तुमने कैसे बनाई। उसमें स्पेशली पूछेंगे चाय में तुमने चीनी कितनी डाली, बहुत स्वाद बनी है। चाय में तुमने चाय पत्ती कितनी डाली, बहुत स्वाद बनी है। चाय में तुमने दूध कितना डाला, बहुत स्वाद बनी है। कोई ये पूछता है कि चाय में तुमने पानी कितना डाला? ऐसा कोई नहीं पूछता, वो रेयर केस में कुछ ही होते हैं, बिरले, कोई नहीं पूछता। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे सोल्यूट के बारे में पूछा जा रहा है। भैया दूध कितना डाले हो, चीनी कितनी डाले हो, चाय पत्ती कितनी डाले हो। दे आर आस्किंग अबाउट सोल्यूट। समझ में आ रहा है? तो जब किसी सॉल्यूशन में आपसे सोल्यूट के बारे में पूछा जाए तो सोल्यूट को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बताते हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब है जो कि सोल्यूट की क्वांटिटी बताए, या तो सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में। सॉल्यूशन में तुमने कितना सोल्यूट डाला है, उन्हीं टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज, ठीक है। दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी है, दिखाओ भैया, पीपीएम। चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी है? मोल फ्रैक्शन। पांचवी है मोलैरिटी, छठी है मोलैलिटी। इसके अलावा भी कुछ है क्या? नहीं है बबुआ। तो अब देखो ये वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है। अब इन सब का क्या लॉजिक है? इन सब का एक ही लॉजिक है, वो आपको सोल्यूट की क्वांटिटी बताती हैं, या तो सॉल्यूशन के अंदर या फिर सॉल्वेंट के अंदर। एक ही टर्म है जो सॉल्वेंट में बताती है, दैट इज मोलैलिटी। बाकी सारी सॉल्यूशन में बताती है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है? इस सॉल्यूशन में तुमने कितना सोल्यूट डाला। तो आपको मैं सिंपल सी चीज बताता हूं, हमेशा याद रखो, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सोल्यूट किधर लिखें और सॉल्यूशन या सॉल्वेंट किधर लिखें। तो सोल्यूट हमेशा ऊपर लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, नीचे क्या लिखा जाता है? या तो सॉल्यूशन लिखा जाता है, और आप मोलैलिटी के केस में सॉल्वेंट लिखते हो। दैट्स इट। अब मैं आपको बताता हूं इनके फॉर्मूले, दैट्स वेरी इजी। तो मास परसेंटेज लिखा है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मास परसेंटेज? दैट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज है तो इनटू में क्या करोगे? 100। दैट्स वेरी इजी। क्या ये हार्ड है? नहीं। क्या इसके लिए आपको अमेज़न से शक्तिमान की लाल चड्डी खरीदनी पड़ेगी? नहीं। कहो, अपने मन से बोलो, अरविंद सर नहीं, हमें इसके लिए अमेज़न से शक्तिमान की लाल चड्डी लेने की जरूरत नहीं। दैट्स वेरी इजी सर। कम ऑन डूड, राइट इट डाउन राइट नाउ। चैट देख रहा हूं मैं तुम्हारे। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या लिखोगे? दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ऊपर लिखा जाएगा सॉल्यूट, नीचे क्या लिखा जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करोगे? 100। दैट्स वेरी इजी। डू यू नीड रेड चड्डी फ्रॉम अमेज़न टू लर्न दिस? नो, नॉट एट ऑल। पीपीएम पर आते हैं। अब ये तो परसेंटेज था। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। तो परसेंटेज में जब आप परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो पार्ट पर मिलियन में क्या करोगे? तो देखो पार्ट पर मिलियन अलग अलग तरह से लिखा जाता है। वेट बाय वेट पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पार्ट पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम पार्ट पर मिलियन, ठीक है। इन दैट केस अगर मान लो वेट बाय वेट पार्ट पर मिलियन लिखना है तो कैसे लिखोगे? दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट। ऊपर तो वही आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है? वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन करोगे। मिलियन, मिलियन समझते हो? 10⁶ को मिलियन कहते हैं। आज का मैं एक वाक्य बताता हूं। मैंने क्या किया, मैंने एक जगह ना एक न्यूज़पेपर वाले को कॉल किया, नाम नहीं बता सकता। तो न्यूज़पेपर वाले को कॉल किया और मैंने बोला कि भैया तो समझा। तो मैंने बोला भैया मेरे 5 मिलियन हो गए हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स। ऐसा बोला मैंने, 5 मिलियन होने वाले हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स। तो वो पता क्या बोलता है मेरे को? वो बोलता है 5 मिलियन तो हमारे भी है। नहीं, मैंने कहा 5 मिलियन तो हमारे भी है। मैंने कहा 5 मिलियन है तुम्हारे भी है? न्यूज़पेपर वालों के इतने 5 मिलियन कैसे हो गए? मैंने बोला तुम्हारा नाम बताओ।
चैनल का नाम बताओ, तो उसने नाम बताया, मैंने सर्च किया तो वहां पर कितने थे पता है, वहां पर थे 5 लाख। तो 5 लाख को भाई साहब 5 मिलियन समझ रहे थे, समझ रहे हो। अब मैंने कहा, मैंने जैसे ही बोला अरे तो 5 लाख है इतने में फोन काट दिया, फिर सर्च मार रहा होगा। ऐसे ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो 5 मिलियन मतलब 50 लाख, मिलियन मतलब 10 लाख। 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 10⁻6। देयर इज अ डिफरेंस। कई लोग बोलते हैं 1 मिलियन कितना होता है, 1 लाख, गलत। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। समझ में आ गया। 10 लाख के लिए 10 के ऊपर 10 के साथ में 6, एक के साथ में 6 जीरो लगती है, 10⁻6 होता है, याद रखोगे। सो पार्ट पर मिलियन में सिर्फ ये इंटरेस्टिंग चीज है, बाकी तो सेम है जो पीछे आप पढ़ते आ रहे हो। नाउ विल टॉक अबाउट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, दैट्स वेरी इजी। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, मान लो ए के निकालने हैं, तो आपको ए के मोल्स लेने हैं और उस सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कैलकुलेट करने हैं। समझ में आ गया। अगर मान लो आपको बी के मोल्स निकालने हैं, तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आपको बी के मोल्स लेने हैं और टोटल मोल्स कैलकुलेट करने हैं। और आते हैं मोलारिटी के ऊपर, दैट्स वेरी इजी, दैट इज मोल पर लीटर। ओके, सो अगर मोलारिटी का फॉर्मूला किसी को नहीं आता है तो आप पैथेटिक जिंदगी जी रहे हो। एंड दैट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर हमेशा सोल्यूट लिखना है, नीचे क्या लिखोगे, नीचे पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का लीटर वॉल्यूम कितना है, लीटर में वॉल्यूम। अब आते हैं आखिरी टर्म की तरफ, मोलालिटी। मोलालिटी इज द ओनली टर्म जहां पर डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट लिखा जाता है, इसको स्मॉल m से लिखा जाता है। दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर सोल्यूट के मोल्स लिए जाते हैं, नीचे वेट लिया जाता है किसका, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लिखा जाता है, सॉल्यूशन नहीं है। तो नीचे यहां पर सॉल्वेंट है, नीचे यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इज दिस क्लियर। किस किस को पल्ले पड़ गया, किस किस को समझ आ गया, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। तो किस किस को सारी की सारी टर्म्स याद हो गई, जल्दी लिखो चैट सेक्शन के अंदर। सबसे पहले तो अपन मास परसेंटेज तुम्हें पता ही है, बल्ले बल्ले सबको पता है। सोल्यूट का वेट, नीचे सॉल्यूशन का वेट, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज भी पता है, सोल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। फिर उसके बाद पीपीएम, यहां पर सिर्फ इतना फर्क है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सेम ही है। मोल फ्रैक्शन, दैट्स वेरी इजी। ऊपर नहीं, यहां पर वेट नहीं है बेटा, ये मोल्स है, बस यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैं आपको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। दैट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। आप सोल्यूट और सॉल्वेंट किसी के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। मास नहीं बेटा, यहां पर गड़बड़ हो गई है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। यहां पर मोल्स के रेशो को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इफ यू आस्क एक्स क्या होता है, दैट इज मोल्स रेशो, दैट इज ओनली अ मोल्स रेशो, वो सिर्फ और सिर्फ मोल्स रेशो होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा। एंड फाइनली यहां पर आते हैं हम लोग मोलारिटी, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, कई लोग इतने महान हैं जो उसकी स्क्रीनशॉट लेके, मतलब मैंने ऐसे बेकार लोग जिंदगी में नहीं देखे। यहां पर मैं करेक्शन करवा चुका हूं, मैं बोल रहा हूं सो देयर इज अ करेक्शन, वो इसी की स्क्रीनशॉट लेके दिखा देते हो गलत पढ़ा दिया, अरे स्लाइड में गलत लिखा हुआ। मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर वेट नहीं आएगा, यहां पर मोल्स आएंगे, फिर भी उल्लू के पट्टे किसी ने स्क्रीनशॉट डाली तो तुम महा उल्लू के पट्टे हो। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना, मतलब मैंने नालायक ऐसे लोग जिंदगी में नहीं देखे जो दूसरों को बस बदनाम करने में लगे रहते हैं, उनका और कोई काम नहीं है। यहां कहेंगे हो अरविंद सर ने गलत पढ़ा दिया, अरे पढ़ा क्या दिया, स्लाइड गलत बनी हुई है, उसके करेक्शन तो मैं करवा ही रहा हूं। एक ने किया था मेरे साथ ऐसा, और वो मोहतरमा, नाम नहीं लेना चाहता हूं, मतलब कोई पीछे नहीं है दूसरे को बदनाम करने में, इसलिए मैं यहां पर क्लियरली बोल रहा हूं। अगर किसी ने यहां पर बोल दिया, वो भी बताओ टीचर थी, टीचर, समझ रहे हो, एक टीचर दूसरे टीचर को कैसे बदनाम करता, मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैंने कहा यार लोग किस तरह से हाव भाव का फायदा उठाते हैं। दिस इज रॉन्ग, आई एम सेइंग दिस इज रॉन्ग फॉर्मूला। समझ में आ गया। द करेक्ट फॉर्मूला इज एक्स इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ मोल्स ओनली। ऊपर आएगा, यहां पर किसी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। अगर सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर सोल्यूट के मोल ले लो, नीचे टोटल मोल्स ले लो। समझ में आ गया। इट इज अ मोल रेशो ओनली, दैट इज नॉट अ मास रेशो, एंड दैट इज रॉन्ग। आई एम सेइंग दैट इज रॉन्ग, मैं कह रहा हूं कि गलत है। समझ में आ गया, कोई बात नहीं, मैं इसे छाटा छाटी कर देता हूं, गलती हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। कंसेक्यूटिवली गलती हो गई, पर मैं आपसे कह रहा हूं यस। तो फाइनली इट्स अ मोल्स रेशो, ओके, लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन, तो इट्स अ मोल रेशो ओनली। इज दिस क्लियर। मोलैरिटी आपको मालूम पड़ गया,
एंड फाइनली आते हैं मोलालिटी, जो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मैं यहाँ पे क्लैरिटी दे दी है मैंने, फिर मैं स्क्रीनशॉट लेके डालते रहना, कई लोग नालायक होते हैं, इनका कोई काम नहीं है। और फाइनली रह गया आपके पास मोलालिटी, नीचे क्या लोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इज दिस क्लियर? बहुत है, बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। तो जरा सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ को चेक कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड। तो जरा आप ध्यान से चेक करो, अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ऑब्वियसली आप सोल्ट ले रहे हो, जैसे नमक लिया, नमक में आपने क्या किया, नमक को आपने वाटर में मिक्स करने की कोशिश करी। एक बात और बता देता हूं, पोलर चीज पोलर में मिक्स हो जाती है बड़े आसानी से। अगर आप नमक को मिक्स करने जाओगे तो नमक बड़े आसानी से घुल जाता है पानी के अंदर, क्योंकि नमक खुद ही कैसा होता है, पोलर, जानते हो ना। तो पोलर सॉलिड आर very much easily mixed up, or we can say those are friends of polar solvent. yes, और नॉन पोलर जो सॉलिड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाते हैं। तो नॉन पोलर जैसे कि वैक्स, अगर आपको वैक्स को मिक्स करना है तो बेंजीन में घुल जाएगी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया सॉल्युबिलिटी। तो ये ध्यान रखना है कि जो जैसा होता है वो सामने वाले के साथ मिक्स होगा, मतलब वैसे ही सामने वाले के साथ, पोलर पोलर के साथ मिक्स हो जाता है, नॉन पोलर के साथ मिक्स हो जाता है। मजे की बात देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप सॉल्युबिलिटी को ध्यान से देखो, सॉल्युबिलिटी इज एंडोथर्मिक। नाउ व्हाट डू मीन बाय एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक का मतलब इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही आप, मतलब कौन सी सॉल्युबिलिटी, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करने जाओगे तब। आपको पता है, सिंपल एग्जांपल बताता हूं, आप कभी गौर करना, आप ठंडा पानी लेना और गर्म पानी लेना, ईमानदारी से आप लोग चैट में बताओ, आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन। एक आपने ठंडा पानी लिया, एक आपने गर्म पानी लिया, ईमानदारी से बताओ कि चीनी किसमें आसानी से घुल जाएगी? कम ऑन डूड, राइट डाउन। चीनी किसमें कम एफर्ट में आसानी से घुल जाएगी? लिखो चैट सेक्शन के अंदर। अगर आपने ठंडा पानी लिया और गर्म पानी लिया तो चीनी आसानी से कौन से पानी में घुल जाएगी? अब इतने समझदार हो, गलत मत लिखना, नहीं तो पाप लगेगा, सच बता रहा हूं। चीनी आसानी से कौन से पानी में आसानी से घुल जाएगी? समबडी राइट डाउन कोल्ड वाटर। बेटा तुम लो, ठंडा पानी लेके देखो तुम, मतलब कैसे उल्लू के पट्टे पैदा हुए हैं कई बार ऐसे हंसी आती है मेरे को। तो मतलब कौन कह रहा है ठंडे पानी में घुल जाएगा चीनी, गर्म पानी में नहीं घुलेगा? मतलब ऐसे ऐसे उल्लू के पट्टे हैं, मतलब तुमने घर पे कुछ किया ही नहीं है, किचन में घुसे हो कभी? मम्मी की मदद कराओ जाके, ठंडे पानी में घुलेगी चीनी ऐसे नहीं, वो मम्मियां होती है ना, उल्लू के पट्टे कहीं के। कौन लिख रहा है ठंडा पानी में? उसकी लेता हूं अभी चैट सेक्शन में अच्छे से पकड़ के, क्लास, उसकी क्लास लेता हूं, ठीक है? कोई भरोसा नहीं, आजकल बहुत ऐसे बोलते हैं, हाँ ये बोल दिया, उसकी क्लास लेता हूं। आई एम एक्चुअली प्रैक्टिकली सेटिस्फाइड दिस टर्म एज वेल। तो कौन है? आपको लिख ही नहीं रहा कोल्ड वाटर, जब है ना सर क्लास लेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, गरम गरम गरम, हाँ। तो वार्म वाटर या गरम के अंदर आसानी से घुलता है, कोल्ड वाटर में नहीं घुलता। पता नहीं कौन से नालायक है जो कोल्ड वाटर में आसानी से घोल रहे ले। तो हाँ देखें, कोल्ड नहीं है, ठीक है, कोल्ड वाटर। तो जो कोल्ड वाटर बोल रहा है ना, कल मम्मी के साथ किचन में काम करना, थोड़ा सा जाओ कुछ काम हेल्प कराया करो मम्मी की, दुआएं देगी तुम्हारी मम्मी, है ना? कौन सी दुआएं? वैसी वाले चलो सफाईली दुआएं देगी, है ना? तो जाके किचन में काम कराओ थोड़ा बहुत। तो अब हम चलते हैं आगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? एंडोथर्मिक होती है। स्पेशली ये सॉल्युबिलिटी कौन सी? जब आप सॉलिड को लिक्विड में घोलते हो, इस सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, गैस वाली की नहीं। तो जब आप सॉलिड को लिक्विड में घोलते हो तो ये एंडोथर्मिक होती है। इन दैट केस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, समझे? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। कॉमन सेंस है, इट इज वेरी कॉमन सेंस। समझ में आया? दैट्स वेरी कॉमन सेंस। सबको समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बिकॉज दिस इज एंडोथर्मिक। बट किसके लिए? सॉलिड लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं, गैस को मत ले लेना, कई होशियार होते हैं, गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिखा हुआ ऊपर, ठीक है? अब हम चलते आगे, प्रेशर का इफेक्ट जरा समझते हैं। अगर आपने प्रेशर डाला तो टेम्परेचर है तो प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है? कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पता है, क्योंकि गैस के ऊपर प्रेशर का फर्क पड़ता है। सॉलिड पे कब से प्रेशर का फर्क पड़ने लग गया? तो अब इसी सॉल्युबिलिटी टर्म को लेके हेनरी ने अपना लॉ दिया। हेनरी क्या कहता है जरा आप चेक करो। अब ये तो लिक्विड के केस में था, जब आप सॉलिड को लिक्विड में घोलते हो, लेकिन जब आप गैस को लिक्विड में घोलना चाहो तो प्रेशर का फर्क पड़ता है और टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है।
अगर आप दिमाग लगाओ, अब आप गैस को लिक्विड में घोलना चाहते हो और नीचे से आपने टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर दिया, अरे गैस भाग जाएगी ना। दिमाग लगाओ, खोपड़ी है तुम्हारे पास, तुम गैस को ट्रैप करना चाहते हो, तुम गैस को कब्जाना चाहते हो और नीचे से तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो गैस के मॉलिक्यूल भाग जाएंगे ना। तो जब गैस को घोलने जाते हो तो दैट इज इन एक्सोथर्मिक, दैट इज नॉट एंडोथर्मिक। और गैस कब घुलेगी, जब आप प्रेशर ज्यादा बनाओगे और टेम्परेचर कम रखोगे। आपने कभी थम्स अप पिए, थम्स अप द टेस्ट ऑफ ठंडा पिया है तुमने, स्प्राइट पिया होगा, थम्स अप पिया होगा, कभी गौर किया है इनके अंदर है ना, जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो, कौन सा वाला, टक है ना, सो टक करके जैसे ही ढक्कन खोलते हो अंदर की गैस बाहर निकलती है, तुरंत बाहर निकलती है ना। सो गैस उसमें ट्रैप्ड है। कैसे ट्रैप करी होगी बताओ मुझे। जब आपने टेम्परेचर, बहुत ठंडी बोतल होती है वो, समझ में आ गया, जितनी चिल्ड बोतल, ठंडी ठंडी ठंडी, मजा आया कभी कोल्ड ड्रिंक देखा है, चिल्ड एकदम ठंडी बोतल होती है, आप कैप खोलते हो गैस बाहर निकलती है, क्योंकि गैस कम टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर पे उसके अंदर घुली हुई होती है। यहीं से हेनरी लॉ निकल के आता है। हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ कहता है कि अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। वो ये कहता है कि, सिंपल भाषा में समझाऊं, मतलब यह है कि कोई गैस लिक्विड में उतनी ज्यादा घुलेगी जितना ज्यादा प्रेशर बनाओगे। कोई गैस लिक्विड में, किसी गैस के लिक्विड के अंदर उतने ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे जितना ज्यादा आपने प्रेशर बनाया है। समझ में आ गया इसका मतलब, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। इसी को हेनरी लॉ कहते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर बनाओगे उतने ज्यादा मोल फ्रैक्शन आपको मिलेंगे। सो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर x की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। सो x इज इक्वल टू k इंटू पी। सबको समझ में आ गया। या फिर p इज इक्वल टू 1/k इंटू x, ऐसा भी लिख सकते हो। यहां पर 1/k को एक नया कांस्टेंट kh बोलते हैं, और एक kh क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो यहां पर p इज इक्वल टू kh इंटू x, दिस इज द एक्चुअल हेनरी लॉ। क्या कहलाता है ये, लॉ। समझ में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। kh इज हेनरी कांस्टेंट, आपको ध्यान रखना है। kh की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसा क्यों, आप खुद ही देखो जरा ध्यान से। यहां पर क्या लिखा है, p इज इक्वल टू kh इंटू x, ये लिखा हुआ है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, p अपॉन kh। अब अगर मैं कह दूं कि प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, kh के। x क्या है, यहां पर सॉल्युबिलिटी तो है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब अगर आपने kh की वैल्यू बढ़ा दी तो x की वैल्यू घटेगी। x मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गया, तो आपको ध्यान रखना है, दैट्स वेरी इजी। सो फाइनली अगर kh की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, आपको ध्यान रखना है। सुपर नोट है, किस किस को समझ में आ गया। यहां पर kh की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम होगा। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं आप लोगों से कह दूं, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, उल्लू का पट्टा, कौन है ये, प्रशांत भाटी, तेरा और कोई काम नहीं है, तो यही काम करता है क्या, अफवाहों को फैलाने का। ये प्रशांत भाटी वही लड़का है नहीं जो गांव गांव में कहता रहता है उस गली में भूत है, उस गली में भूत है, और यही लड़का है कहता है रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर है। उल्लू के पट्टे, तेरा नाम बोल दिया मैंने अभी। गुस्सा तो होता रहा नहीं, ऐसे कभी सुना तुम लोगों ने, कहीं कुछ होगा नहीं उन गलियों में, लेकिन वहां पे भूत 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 है, उधर मैंने भूत देखा। हाँ, ये एक और है रिकॉर्डेड वीडियो, राजेंद्र शर्मा। बेटा और तेरा काम नहीं है और कोई, राजेंद्र शर्मा जा अपने वहां पे जाके, राजेंद्र शर्मा अपने गांव में अफवाहें फैला बेटा, यहां पर कोई फायदा नहीं है। 4 बच्चे सुना देंगे, तेरा फायदा क्या निकलेगा, ठीक है। सो फाइनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर नोट है जो आप लोगों को लिखना है। समझ में आया, तो जस्ट राइट डाउन। देखिए कौन कौन लिखता है इस सुपर नोट को, दैट अगर आपने kh की वैल्यू बढ़ाई, जैसे एक सवाल पूछो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, इन लोगों ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मान लो ये गैस 1 है और ये गैस 2 है। गैस 1 की kh की वैल्यू मान लो 100 है, गैस 2 के kh की वैल्यू, ये kh की वैल्यू दे रखी है आपको, तो आप पहचानो kh की वैल्यू इसकी 100 है, इसकी 50 है, तो आप में से बताओ सॉल्युबिलिटी किस गैस की ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी किस गैस की ज्यादा होगी, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। अगर ये kh की वैल्यू है तो सॉल्युबिलिटी किस गैस की ज्यादा होगी, दैट इज द क्वेश्चन ओनली। लिखो चैट सेक्शन के अंदर, सॉल्युबिलिटी किस गैस की। अभी भी जीवन लिख रहे हैं, उनके जी पे एक लगाना। जय हो। जी मने गला सूख गया मेरा, जी मने गला भी होता है, जी मने गला, सी मने केमिस्ट्री। तो फाइनली किस किस को समझ में आ गया, सवाल पूछ रहा हूं, एक गैस G1 है, दूसरी गैस G2 है,
उनके लिए केएच की वैल्यू दे रखी है 100 और 50। सवाल यह है कि सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, दैट इज द क्वेश्चन ओनली। शुभांगी दांत निकाल रही है, सबसे ज्यादा दांत शुभांगी के निकले हैं। 3 इमोजी भेजे हैं जिनके दांत ही नहीं है। तो जिसकी केएच की वैल्यू कम होगी उसकी क्या होगी, सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो आंसर क्या बनेगा इसका, G2। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे, सोल्युबिलिटी की केसेस समझ में आ गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर आप देखो गैस को घोलने की कोशिश करोगे तो टेम्परेचर कम ही होना चाहिए, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, समझ में आ गया, तो सोल्युबिलिटी घटेगी। बट कौन से केस में है, गैसेज इन लिक्विड लिखा हुआ, फिर मत कहना। समझ में आ गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर बनाओगे सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। अब हम चलते हैं रोल्ट लॉ की तरफ। अभी तक किस किस को समझ में आ गया हेनरी लॉ, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। किस किस को समझ में आ गया हेनरी लॉ, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। लिख के बताओ चैट सेक्शन के अंदर, किस किस को पक्का समझ में आ गया, जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर। ये रही तानिया, मिल गई तानिया, देखो आज तानिया को पकड़ लिया हमने। कहां गई, अल्ले भाग गई। कहां गई तानिया, ये तो है, ये है आस्था मौर्य। हाँ ये तानिया 196 नॉन मेडिकल। ये देखो यही है क्या, वो कैप वाली लड़की जिसकी कैप फेवरेट होती है, यही है क्या, कैप वाली दूसरी है, ये नहीं पता हमें। और ये देखो मैग, देखना अंग्रेजों की फोटो लगा रखी है, मतलब ये क्या है, समझ आया, कोई हिंदी में बोल रहा है, फोटो अंग्रेजों की लगा रखी है। यही है वो लड़के जो बजरंग दल के साथ घूम रहे थे कल। नाम रखा मैग, आई एम मैग, है ना। तो और ये कौन है, दीपाली वाजपेयी। सबको समझ में आ गया। तान्या देखो, तान्या को पूरा समझ में आ गया, दीपिका सिंह को भी समझ में आ गया, और रिमझिम ठाकुर को भी समझ में आ गया, ध्रुव को भी समझ में आ गया, ये प्रियंका मेहता को भी समझ में आ गया। देखो मेरेको, देखो क्या लिखा, मरक्को, ठीक है, मोनाको बिस्किट होता है, बिस्किट खा के पढ़ रही है ये। चलो तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, आप लोगों को सबको समझ में आई है। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। कबीर सिंह, ओ माय गॉड, न्यू स्टूडेंट कबीर सिंह भी आ गया पढ़ने के लिए। प्रीति तो मेरी है नहीं कबीर सिंह भी आया पढ़ने के लिए। तो चलो अब आगे चलते हैं। प्रीति तो मेरी, ऐसे थोड़ी बोलता था कबीर सिंह। कबीर सिंह क्या बोलता था कबीर सिंह का, प्रीति मेरी बंदी है बंदी सही है चलो अब आगे चलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट रोल्स लॉ। रोल्स लॉ की बात करते हैं। रोल्स लॉ क्या है, देखो रोल्स लॉ ना ऐसे डेफिनेशंस वगैरह में तो ऐसे लिखा है, पीछे बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको रोल्ट लॉ सीधी सी बात बताऊं, देखो हेनरी और रोल्ट में क्या फर्क है। हेनरी और रोल्ट में ये फर्क है कि हेनरी में आप लोग क्या करते हो, गैस लेते हो जिसको घोलने की कोशिश करते हो लिक्विड के अंदर, समझ में आ गया, और वो लिक्विड नॉन वोलेटाइल होता है। रोल्ट लॉ में क्या होता है, मैं स्पेसिफिकली समझाऊं तो रोल्ट लॉ स्पेशली डिफाइन होता है वोलेटाइल लिक्विड। जो लिक्विड वोलेटाइल है, पक्का क्या होगा जरा समझो, ये तो भाषा लिखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई लिक्विड वोलेटाइल है, इसको भूल जाओ, रट्टा कोई काम का नहीं है। जरा समझो, अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड मैंने इसके अंदर डाला, ये लिक्विड वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि पेट्रोल मान लो आप, तो पक्का ये लिक्विड फॉर्म में तो होगा ही, साथ ही साथ क्योंकि ये वोलेटाइल है तो ये गैसियस फॉर्म में भी होगा। यस, तो रोल्ट लॉ एक्चुअली इन्हीं के ऊपर डिफाइंड है। ये खुद ही गैस फॉर्म में भी है और ये खुद ही लिक्विड फॉर्म में भी है, समझ में आ गया। तो स्पेसिफिकली रोल्ट लॉ डिफाइन होता है वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। एक वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, जो कि प्योर स्टेट में है, अगर उसके अंदर दूसरा वोलेटाइल लिक्विड डाल दिया जाए तो टोटल प्रेशर कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। या फिर एक हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड है, सॉल्वेंट, उसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है, इन दैट केस टोटल प्रेशर कितना होगा, समझ रहे हो, उसको आरएलबीपी बोलते हैं। तो ये मतलब है इसका। तो यहां पर रोल्ट लॉ स्पेसिफिकली वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए डिफाइंड है और ये बहुत ही क्लासी चीज है, समझ में आया। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलो यहां पर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसका तो मुझे कभी मजा नहीं आता है, मैं आपको समझाऊं स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मुझसे कोई पूछे कि मान लो तुम्हारे पास एक वोलेटाइल लिक्विड है जिसका नाम है ए, और जब ये अकेला था तो इसकी गैस ने जो प्रेशर बनाया था, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में भी होगा गैस फॉर्म में होगा, तो अकेला जब है तो इसकी गैस ने जो प्रेशर बनाया उसको पीए नोट बोल देंगे।
एक दूसरा भी लिक्विड है तुम्हारे पास, वो भी वोलेटाइल है और ये भी गैस फॉर्म में होगा, इसकी गैस ने जो प्रेशर बनाया उसको पीबी नॉट बोल देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इनको मिक्स कर दूं, तो रोल्ट लो दो तरह से डिफाइन होता है, अगर मान लो मैं इनको मिक्स कर दूं तो नया लिक्विड बनेगा, तो नए लिक्विड का प्रेशर पीटी क्या होगा, दैट इज ऑब्वियसली आपने ए को भी मिक्स कर दिया, बी को भी मिक्स कर दिया, तो ए वोलेटाइल फॉर्म में है, बी भी वोलेटाइल फॉर्म में है, समझ में आ गया। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, दैट इज पी ए प्लस बी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। टोटल प्रेशर मतलब कैसे निकालते हो टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर निकाला जाता है दोनों के पार्शियल प्रेशर को सम कर दो, जो प्रेजेंट है उनके प्रेशर को अगर सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा। पीए की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पीए, अब ये हेनरी लॉ में भी आप पढ़ के आए हो, हेनरी लॉ में क्या था, P इक्वल्स टू एक्स के इंटू एक्स, याद है, K इज हेनरी कांस्टेंट। अब ये तो रोल्ट लॉ है, यहां पे क्या चीज कांस्टेंट है, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसका जो ये प्रेशर दे रखा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, समझ में आ गया, स्पेसिफिक वैल्यू है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, उसके अंदर कुछ चीज मिक्स नहीं है, तो आप उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो PA इज इक्वल टू क्या हुआ, PA नॉट और साथ में क्या लोगे, XA। XA तो यूनिवर्सल है जो कि हेनरी ने भी यूज किया था, हेनरी भी तो यही कहता था कि टोटल जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब KH की जगह आपने एक कांस्टेंट चीज ली है, वो क्या लिया आपने, इस A का इंडिविजुअली जब वो था तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना था, तो उसका प्रेशर कितना था प्योर फॉर्म में, वो ले लिया। इसी तरह से अगर आपको कोई पूछे कि पीबी की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज पीबी नॉट इनटू एक्सबी, दैट्स वेरी सिंपल, अब उसको उठा के उसके अंदर रख दो। और एक और बात है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए प्लस एस बी किसके बराबर होता है, 1 के। ये आपका रोल्ट का पहला लॉ है, मतलब जब आप दो वोलेटाइल लिक्विड्स मिक्स कर दो तो टोटल प्रेशर क्या निकल के आएगा, एंड दैट इज पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी, वैल्यू रख दो उनकी। सो फाइनली टोटल प्रेशर क्या निकल के आएगा, दैट इज पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी, ये है आपके पास। इसी को रोल्ट का पहला नियम कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रोल्ट, समझ में आ गया। हाँ बेटा स्पर्श ऐसे नहीं आएगा बेटा, जिंदगी निकल गई हमें 10-10 लेक्चर करने में, इतना आसान थोड़ी ही है। तो चलो एक बार फिर से देखना, दैट्स वेरी इजी, वो दोबारा देख लेना, एंड दैट्स वेरी इजी, ठीक है। यहां पर सिर्फ मैंने जैसे हेनरी में यूज किया था वैसे ही रोल्ट में यूज किया है, सिर्फ KH की जगह PA नोट लिखा है, क्योंकि PA नोट यहां पर कांस्टेंट है फॉर द लिक्विड A, प्योर फॉर्म में इतना प्रेशर बनाता है, P प्योर फॉर्म में इतना प्रेशर बनाती है, एंड दिस इज व्हाट रोल्ट का पहला नियम। और अगर XA प्लस XB 1 है और XA की वैल्यू रख दूं 1 माइनस XB उठा के इसके अंदर रख दो तो तुम्हारे पास रोल्ट लॉ आ जाएगा, ये तुम्हारा पहला नियम है। सो रोल्ट का एक दूसरा लॉ भी है, वो क्या है जरा ध्यान से समझो। मान लो कि आपके पास एक वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, और वोलेटाइल है तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा और गैस फॉर्म में भी होगा। अभी तो ये A है, समझ में आ गया, अकेला A और कुछ भी नहीं है, तो ये क्या कर रहा था, यहां पर गैसेस फॉर्म में भी था और गैसेस फॉर्म की वजह से कुछ प्रेशर बना रहा था, मान लेते हैं अपन PA नॉट। ये जब प्योर था तो PA नॉट प्रेशर बना रहा था, अब अचानक से आपने क्या किया, उसके अंदर आप लोगों ने, ध्यान से सुनो, उसी लिक्विड में आप लोगों ने ऊपर से क्या डाल दिया है, सॉल्वेंट, एक सोल्यूट डाल दिया, सॉरी। जब आपने ऊपर से एक सोल्यूट डाला और वो भी नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है, जो कि उड़ नहीं सकता, इनको आप हवा में खोल दोगे तो उड़ेगा नहीं, जैसे कि चीनी हवा में खोलने पर उड़ती है क्या, नहीं। तो आप शुगर डाल दो, नमक डाल दो, तो आपने जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो आप जरा दिमाग लगाओ, पहले तो जब ये अकेला था तो सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स थे, सॉल्वेंट के। अब आपने उसके अंदर क्या किया है, अब आपने उसके अंदर सोल्यूट भी डाल दिया है, तो अब सरफेस पर किसके मॉलिक्यूल आ गए हैं, सोल्यूट के भी तो आ गए हैं। इसका मतलब सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी घट गई, तो फिर ऊपर जाने वालों की क्वांटिटी भी तो घटेगी, क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है, यही वोलेटाइल है। तो इसका मतलब अब जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा PA, और ये जो PA प्रेशर है ऑब्वियसली वो किससे कम होगा, PA नोट से तो कम ही होगा, समझ में आ रहा है। पहले इस यहां पर अगर आप देखोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था और कुछ था ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो सॉल्वेंट आसानी से जा पा रहा था क्योंकि सारे के सारे सॉल्वेंट ही है, तो ऊपर जाना नीचे आना लगा हुआ था, तो उस टाइम पे प्रेशर PA नोट था। लेकिन जैसे ही आपने ऊपर से सोल्यूट डाल दिया तो सरफेस कवर कर ली सोल्यूट ने, सो इन दैट केस क्या हुआ, प्रेशर आपका घट गया, तो PA नोट की वैल्यू PA से ज्यादा है। अब ये जो घटा है
इसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP इसी कहा जाता है। कैसे, कितना घटा, रिलेटिव लोअरिंग कितनी आई? तो वो पहले था PA0, बाद में हो गया PA। पहले कितना था? PA0। आप कंपैरिजन कर रहे हो, प्योर फॉर्म के प्रेशर से कंपैरिजन कर रहे हो। पहले 100 था, फिर 90 हो गया, उसी को 100 से डिवाइड कर दे। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रेशनल। आपको पहले वाले से कंपैरिजन करना है, पहले कितना था और कितना कमी आई, इसी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है? जरा सोचो, इसी को RLVP कहते हैं। और किसके बराबर होता है? जितना आपने ऊपर से सोल्यूट डाला है। तो सोल्यूट, मान लो कि सोल्यूट को मैं B बोल दूं, ठीक है, और सॉल्वेंट को A बोल दूं, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? X ऑफ B सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो RLVP XB के बराबर होता है। इसी को रोल्ट का द्वितीय नियम कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ रोल्ट कहते हैं RLVP। और ये RLVP एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, CP भी है। समझ में आया? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? तो ये रोल्ट के दो नियम है। और अब देखें यहां पर द्वितीय नियम, कितना प्यारा है, हिंदी शब्द देखो, रोल्ट का द्वितीय नियम, द सेकेंड लॉ ऑफ रोल्ट, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। सो बस इसी को बोलते हैं RLVP। अगर आप ध्यान से देखोगे तो RLVP यही है। आपने पहले प्रेशर प्योर का P1 नॉट मान लिया, प्रेशर कंपोनेंट 2 का P2 नॉट मान लिया। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो आपको जो P1 है वो X1 के बराबर होगा। ये रोल्ट का पहला नियम चल रहा है। सो P1 नॉट इंटू X, मैंने PA लिया था, इसने P1 लिखा, खत्म हो गई। इसी तरह से P1 नहीं है, वो P2 है, P2 X2 के बराबर होगा, तो P2 नॉट इंटू X2 होगा। समझ में आ गया? दोनों प्रेशर को जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। इसी को रोल्ट लॉ का पहला नियम बोलते हैं, वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट हो तो। ठीक है, डॉल्टन लॉ भी अप्लाई कर सकते हो आप। डॉल्टन लॉ के हिसाब से भी क्या है? टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर की समेशन के बराबर होता है, मैंने आपको बताया था। तो X1 P1 नॉट, X2 P2 नॉट, इसी को बोलते हैं टोटल प्रेशर। ये पहला नियम है रोल्ट का। समझ में आ गया? और दूसरा नियम RLVP के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले तो हम रोल्ट लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रोल्ट लॉ का जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास है ना, यहां पर टोटल 3 इक्वेशंस हैं। पहली तो हमने निकाला कौन सा? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। और तीसरी इक्वेशन आप पढ़ के आए थे, टोटल प्रेशर वो किसके बराबर होगा? P1 प्लस P2। आ गया समझ में? उन दोनों को जोड़ के रख दो। और X1 और X2 क्या होते हैं? बेसिकली X1 प्लस X2 किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये 3 इक्वेशन के हिसाब से जो ग्राफ बनता है रोल्ट लॉ का, देखो पहली जो 2 लाइंस हैं, ये जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, ये तो क्या है? y इक्वल्स टू mx। ये ऐसी लाइंस है जो कि ओरिजिन से निकलती हैं, जबकि ये क्या है? टोटल ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से नहीं निकलेगी। इन दोनों के समेशन के बराबर है, तो आप रख के देख लेना, मालूम पड़ जाएगा। तो यहां पर 3 लाइन की इक्वेशन बनानी है, 3 लाइन को रिप्रेजेंट करना है यहां पर। तो कैसे है? 2 लाइन तो आपकी ओरिजिन से निकलती है, एक ओरिजिन ये रहा, एक ओरिजिन ये रहा। आ गया समझ में? 2 ओरिजिन है आपके पास, तो तीनों लाइन को इसी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो यहां पर है ना, x यानी कि मोल फ्रैक्शन इस तरह से इस तरफ से वेरी करते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी। अगर ओरिजिन ये है तो यहां से यहां तक, और अगर ओरिजिन इसको माना है तो यहां से यहां तक। और यहां पर क्या लिख रहे हो? पार्शियल प्रेशर। आप अलग अलग तरह से ग्राफ बना सकते हो, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। समझ? ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास लाइन 1 का ग्राफ बनाना है, मैं बोलता हूं ये X1 है, X1 की वैल्यू यहां 0 है, और यहां पर X1 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? जरा देखो, X1 की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, तो ग्राफ उसका कुछ होगा यूं, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी तरह से मैं बोलूँ सेकंड लाइन का ग्राफ बनाना है। अब मान लो यहां पर X2 की वैल्यू क्या है? 0, और यहां से यहां तक बढ़ती है X2 की वैल्यू 1, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। समझ में आ गया? और इन दोनों ग्राफ के समेशन को क्या बोलते हैं? बेसिकली टोटल प्रेशर PT का ग्राफ ये होता है। ये आपके रोल्ट लॉ का ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइंस हैं यहां से लेके यहां तक, यहां से। अब ये ऐसा ग्राफ है, इसको कौन फॉलो करता है? आइडियल सॉल्यूशन इसे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल हुआ तो, नॉन आइडियल हुआ अगर सॉल्यूशन, तो या तो वो इस ग्राफ को फॉलो करते हुए, नहीं करते हुए ऊपर से निकल जाएंगे, या फिर इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते हुए नीचे से जाएंगे। या तो ये बनेगा या ये बनेगा।
समझ में आया? इन्हीं को क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिवली डेविएटेड भी हो सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिवली डेविएटेड भी हो सकते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं जो रोल्ड लॉ को फॉलो नहीं करते, या तो उनके ग्राफ ऊपर से निकलते हैं या उनके ग्राफ नीचे से निकलते हैं। समझ में आया? या उनकी वेपर ज्यादा बनती है या उनकी वेपर कम बनती है, या वो पॉजिटिवली डेविएटेड होते हैं या फिर वो नेगेटिवली डेविएटेड होते हैं। समझ में आया? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहां पर आपको मैं बता दिया है। रोल्ड लॉ आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, यहां पर देखो ये ग्राफ बना हुआ आइडियल सॉल्यूशन जो रोल्ड लॉ के ग्राफ को स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है। लेकिन और यहां पर क्या होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहा है, आइडियल ग्राफ है, तो मतलब क्या है उसका? मतलब ये है कि जब आपने ए और बी को मिक्स किया था तो ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो ए के इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन के जैसा ही है। समझ में आ गया? तो ये इनकी खास बात है। लेकिन पॉजिटिवली डेविएटेड का क्या मतलब है? और एक और बात यहां पर लिखा हुआ, उनके लिए डेल्टा एच का वैल्यू भी जीरो होता है और डेल्टा वी का वैल्यू भी जीरो होता है। टोटल चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो होगी, टोटल चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो होगा। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे बेंजीन को जब आप टोल्यूइन में मिक्स करते हो या फिर एन हेक्सेन को एन हेप्टेन में मिक्स करते हो तो ये एक जैसे दिखते हैं। देखो बेंजीन, टोल्यूइन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ये आइडियल सॉल्यूशन होता है। सो विल टॉक अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले पॉजिटिवली डेविएटेड, जो ग्राफ ऊपर से जा रहे हैं, देखो ऊपर से जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ्स हैं। इज दिस क्लियर? यहां पर क्या खास बात है? वेपर ज्यादा बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी में जो इंटरेक्शन है वो काफी वीक है एज कंपेयर टू ए एंड बी, क्योंकि वेपर ज्यादा बन रही है। दे हेट ईच अदर, तो ही तो वेपर ज्यादा बनेगी। समझ में आया? यहां पर मजे की बात है, क्योंकि पॉजिटिवली डेविएटेड है तो डेल्टा एच की वैल्यू भी जीरो से ज्यादा है और डेल्टा वी की वैल्यू भी जीरो से ज्यादा है। मतलब चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम जीरो से ज्यादा ही है। फाइनली एग्जांपल के तौर पे दे हेट ईच अदर। एसीटोन कभी भी प्यार नहीं करता इथेनॉल। एसीटोन इथेनॉल में नहीं घुलेगा, एसीटोन CS2 में नहीं घुलेगा, वाटर मिथेनॉल में नहीं घुलता है। तो ये दीज आर दी एग्जांपल्स वेयर यू कैन फाइंड आउट दीज आर पॉजिटिवली डेविएटेड। समझ में आ गया? सो विल टॉक अबाउट नेगेटिवली डेविएटेड। नेगेटिव का मतलब वेपर कम बनेगी, नीचे की तरफ होंगे उनके ग्राफ। समझ में आ गया? रोल्ड से नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ? वेपर कम बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी का जो इंटरेक्शन है वो ए और बी से ज्यादा है, तभी तो कम बन रही। अगर वेपर कम बन रही है इसका मतलब प्यार ज्यादा है, मतलब वेपर कम बनेगी अगर आप हीट दोगे तो। समझ में आया? और उनके लिए डेल्टा एच का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, नेगेटिवली डेविएटेड है। डेल्टा बी का वैल्यू भी लेस देन जीरो होगा, नेगेटिवली डेविएटेड। और एग्जांपल के तौर पे एसीटोन एनिलीन, दे लव ईच अदर। एसीटोन क्लोरोफॉर्म, दे लव ईच अदर। CH3OH एंड CH3COOH, दे लव ईच अदर। सो ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। दे हेट ईच अदर, नहीं घुलते हैं। और ये आइडियल सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? जो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और किसी के ऊपर नहीं। जैसे कि RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे, समझ में आ गया, तो उसका वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। तो जो वेपर प्रेशर में कमी आएगी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, PA0 माइनस P अपॉन PA0 किसके बराबर होगा? XB है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? XB क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसका फॉर्मूला आप रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? RLVP। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगली है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो जो सॉल्वेंट है बेसिकली उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? कैसे इंक्रीज होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सीख सकते हो। देखो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये था, अचानक से आपने क्या किया? उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसके वेपर प्रेशर में कमी आ गई, तो अब वो वहां काट रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो ये जो इंक्रीज हुआ है डेल्टा TB वो किसके बराबर है? दैट इज KB इंटू M। M क्या है? मोलैलिटी। सो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। जितना सॉल्यूट आपने ऐड किया है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। समझ में आ गया? यस। KB को क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। स्मॉल m क्या होता है? मोलैलिटी। फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकलेगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट इज द फॉर्मूला। क्योंकि वो kg में लेना है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इज दिस क्लियर? और यहां से आप M2 की वैल्यू निकाल सकते हो, फॉर्मूला सेम ही। यहां से M2 वहां ले जाओ, बाकी सारी चीजें नीचे आ जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर आप पानी की बात करोगे तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100,
लेकिन उस प्योर वाटर में अगर आपने चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, तो वो 100 पे बॉईल नहीं होगा, वो 100 से ज्यादा पे बॉईल होगा। वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, उससे कम पर फ्रीज होगा। समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इस ग्राफ से समझ सकते हो। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जब लिक्विड और सॉलिड के जो ग्राफ होते हैं आपस में जिस पॉइंट पर काटते हैं वही उनका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब अचानक से क्या किया आपने, सोल्यूट ऐड कर दिया तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो गया, तो अब ये ग्राफ कहां जाकर काट रहा है? इस पॉइंट पर, तो अब आपका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। जितनी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है वो किसके बराबर होता है? KF इंटू एम। एम क्या होता है? मोलैलिटी। तो यहां पर KF इंटू एम, एम क्या है? मोलैलिटी। सेम फॉर्मूला है, एम की वैल्यू रख दो, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में लिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से M2 की वैल्यू निकाल लो। अब आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? देखो जनरली क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल क्योंकि छोटे होते हैं सॉल्यूट से, तो वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ या ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आसानी से मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आसानी से मूव हो सकते हैं। अब आप इतना प्रेशर लगाओ कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा ही नहीं, तो वो प्रेशर किसके बराबर होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। समझ में आ गया? अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज सिंपल, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़े हो भाई, सेम फॉर्मूला है। पाई इक्वल्स टू सीआरटी। सी क्या है यहां पर? कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी ओनली, तो दैट इज मोल्स पर लीटर वॉल्यूम। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, खत्म हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? फाइनली ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, तो यहां पर हम लोगों ने चैप्टर को कर दिया है खत्म। अब आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि किस किस को एकदम बल्ले बल्ले याद हो गया। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। मजा नहीं आएगा अगर आप लोग चैट सेक्शन में नहीं लिखोगे। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। देखिए कितने बच्चे यहां पर। भावना चौधरी हाफ इंडियन हाफ फॉरेनर, अच्छा वो लिख भी रहा है कि मैं हाफ इंडियन हाफ फॉरेनर हूं। बेटा तू फोटो लगा रहा था तो लिख भी रहा है, हैं? कल को मैं ऋतिक रोशन की फोटो लगा के आऊंगा, मैं क्या लिखूंगा? हाफ ऋतिक हाफ रोशन। हैं? चलो, किस किस को समझ में आ गया? तो ये सारा का सारा चैप्टर यार रिवाइज हो गया है। बहुत 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 बधाई हो, एंड यू गाइज आर रियली अमेजिंग। आज चैप्टर आप लोगों की बदौलत हमने खत्म कर लिया। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन किस किस को याद हो गया। अरविंद सर आपका नाम क्या है? बावले तो मेरा नाम तो लिख ही रहा है। अरविंद सर आपका नाम क्या है? व्हाट इज दिस? बहुत बढ़िया, मचा दिए हो तुम लोग, एंड आई रियली लाइक इट। आप लोग जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, एक ना एक दिन बहुत अच्छा करके जाओगे। याद हो गया? हड़िप्पा हड़िप्पा हड़िप्पा। ऐसे करते ना, हमारे पंजाबी में ऐसा होता था, गिद्धा पावणिया गिद्धा पावणिया। चलो, ऐसे पंजाबी में ऐसे होता है ना, ये तो ऐसे ऐसे करके तो महाराष्ट्रियन होता है, बुटबमा बुटबमा। नहीं, वैसे ही फिर लोग कहेंगे हम नाच नाच के दिखाते हैं। बाल उड़ गए बट दिमाग नहीं आया। नहीं, चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद, मजा कर दिए हो तुम लोग, बहुत मजा आया, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। चलिए, आहा व्हाट अ पिंक आंटी दिस इज, दैट्स ऑल।